हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखो दोस्तों, अब हम सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस उठाएंगे जो भी एसएससी जेईई में पूछे गए हैं, या फिर डीएसएसबी जेईई, जैसे कि डीएसएसबी जेईई का पेपर होता है, यूपी ट्रिपल एससी जेईई में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीके के, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे और देखेंगे दोस्तों कि हम किस वे में अपनी स्टडी चला रहे हैं दोस्तों। क्योंकि हम दोस्तों अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं पॉलिटी, और बायो में हम सेल बायोलॉजी पढ़ चुके हैं। तो आज मैं आपको सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस कराऊंगा। कल से एक सीरीज चलेगी पॉलिटी की, जिसमें हम पॉलिटी के सभी क्वेश्चंस को डील करेंगे जो भी एसएससी जेईई में या जितने भी जेईई के एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे गए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। हु डिस्कवर्ड दिस सेल इन 1965। आपने बताना है कि सेल को इन 1965 1965 में किसने डिस्कवर किया। ये सन भी आपने याद रखना है, ईयर भी आपने याद रखना है, क्योंकि पूछा जाता है। ये किया था दोस्तों रॉबर्ट हुक ने। और किसमें किया था ये भी आपने याद रखना है। ये किया था दोस्तों डेड सेल। इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था कॉर्क में। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपने इसमें ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आप देखेंगे दोस्तों जो भी हम आज क्वेश्चंस करेंगे, या आप कहीं से भी उठा लेना क्वेश्चंस, जो भी मैंने क्लास आपको कराई है उससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं लगेगा। ठीक है, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। सभी क्वेश्चंस आपके क्लास से लगेंगे। ठीक है, जब आप एसएससी जेईई का एग्ज़ाम देंगे ना, तब मुझे एक बार थैंक्स ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों आपको। हर एक पॉइंट को मैं कई बार क्लैरिफाई करता हूँ, कई बार दोस्तों उसको क्रॉस चेक करता हूँ, जिससे कि आपको 100% करेक्ट चीज़ें मिल सके। ठीक है, देखो बुक में क्या होता है ना, मोस्टली जितनी भी आप बुक पढ़ते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है। अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो आपका तो गलत ही होना है, बट मैं जो भी पढ़ाऊँगा आपको वो 100% दोस्तों करेक्ट होगा। बाई चांस अगर छूट भी जाता है तो अगली वीडियो में उसको इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, और ये जो भी आपकी सीरीज चल रही है दोस्तों, जो भी आज से सीरीज चलेगी एमसीक्यूज की, ये बिल्कुल फ्री होगी सभी के लिए। बस जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वे प्राइवेट रहेंगे, तो उसके लिए आपने इनरोल करना है दोस्तों। और फीस भी ज़्यादा नहीं है। जो स्टूडेंट बोलते हैं कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो देखो आप कहीं से ही पढ़ेंगे, लेट सपोज आप किसी भी बड़े यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे आपके लिए वे इतने फ्री नहीं है कि आपके कोई भी सब्जेक्ट को भी एनालाइज करके पढ़ाएं। मतलब एसएससी जेईई के प्रीवियस को देख के पढ़ाएं, या फिर जितने भी डीएसएसबी के एग्ज़ाम हुए हैं, यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम हुए हैं, उनको एनालिसिस करके पढ़ाएं। वहाँ पे उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। वे कोर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं शुरू से और एंड करते हैं दोस्तों, और बहुत टाइम ले जाते हैं। तो उसमें एक तो आपने ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और ना ही आपने ये पता चलेगा दोस्तों क्या चीज़ें हमने एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़नी है। बट मैं यहाँ पे आपको बिट बाय बिट समझाता जाऊँगा कि ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है, ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है दोस्तों। तो देखो इसमें मेहनत लगती है। आप वहाँ पे कम पैसे दे के पूरा टाइम बर्बाद कर दोगे, तो टाइम की वैल्यू होती है, पैसों की कोई वैल्यू नहीं होती। पैसों की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये तो आपको ही पता है। ठीक है, पैसा आप कमा लोगे, टाइम नहीं कमा सकते हैं। तो टाइम आपने बचाना है, ना कि पैसा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 1 लाख 2 लाख नहीं मांग रहा हूँ कि आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। देखो फीस बहुत कम है, 2500 रुपये फ़ीस है। इसमें देखो हम सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे, प्लस क्वेश्चन सीरीज चलाएँगे, प्लस दोस्तों करंट अफेयर होगा, प्लस रीजनिंग होगा, प्लस दोस्तों फुल लेंथ टेस्ट होगा। अब देखो इतना चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है दोस्तों कोई अलग से टीचर आएंगे वे पढ़ाएंगे तो आप उनसे यूज टू होने में टाइम लगेगा। सभी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा, आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा, टेंशन फ्री होगी। ठीक है, क्वेश्चंस लगेंगे 100%। जब आप एसएससी जेईई का एग्ज़ाम देने जाएंगे, मैं पूरी मेहनत करूँगा दोस्तों। जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं, अगर एक भी पॉइंट अलग से पूछा है तो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा, उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा पूछा जा रहा है बस उसी को लेके हम करेंगे दोस्तों। मैं आपको 50 मार्क्स के लिए
तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। बाई चांस कुछ क्वेश्चन छूट भी जाते हैं तो 40+ तो ज़रूर आएंगे दोस्तों, ठीक है। ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि देखो, आप कहीं से पढ़ेंगे ना, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि सिर्फ आपको SSC JEE के लिए पढ़ाएं, ठीक है। बट हम सिर्फ और सिर्फ SSC JEE के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि SSC JEE में नॉन टेक्निकल पार्ट का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, सभी इसी से स्ट्रगल करते हैं। तो आप यहाँ से पढ़ने के बाद रियलाइज़ करेंगे दोस्तों, एग्ज़ाम देने के बाद, कि हमने कितना टाइम अपना सेव किया और कितने अच्छे मार्क्स लेके आए। चलिए, ये तो बात हुई। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, सेल थ्योरी इज नॉट अप्लाइड फॉर, ये भी SSC JEE में पूछा गया है। आपने बताना है इनमें से किस में दोस्तों सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती है। तो मैंने जब आपको सेल थ्योरी पढ़ाई, बताया था दोस्तों कि वायरस सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। वायरस बहुत सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करता है, जिसमें से एक है दोस्तों सेल थ्योरी। याद रखना आपने, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन बाय सेल थ्योरी। मतलब सेल थ्योरी में, सेल थ्योरी दोस्तों किसने दी थी ये पूछा है, सिंपल, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक, रॉबर्ट हुक, शेल्डन एंड श्वान, ये हो जाएगा दोस्तों श्वान एंड शेल्डन। तो देखो, जब हमने सेल थ्योरी पढ़ी दोस्तों, तब हमने पढ़ा शेल्डन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दी थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड। देखो, जो सेल का कंपोजिशन होता है और स्ट्रक्चर होता है, उसकी स्टडी हम किस में करते हैं दोस्तों? उसकी स्टडी करते हैं हम साइटोलॉजी में। उसकी स्टडी किस में करते हैं? साइटोलॉजी में। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ या ब्रांच इन विच सेल स्टडी इज डन। स्टडी इज डन, ठीक है, ध्यान रखना है, ये सेल की स्टडी के लिए होती है साइटोलॉजी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ऑप्शन से आपको मतलब नहीं है। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, जो कि DSSB में पूछा गया है। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831। 1830 में किसने दोस्तों न्यूक्लियस को डिस्कवर किया? ये सन आपने ध्यान नहीं रखना है, बस आपने इतना ध्यान रखना है दोस्तों, किसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। तो ये थे दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन। अब याद करने का तरीका क्या है? देखो, न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं ना, ब्रेन ऑफ सेल। तो ब्रेन से दोस्तों ब्राउन आप रिलेट कर सकते हैं और आप करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की, द एलिमेंट्स दैट प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म। देखो, प्रोटोप्लाज्म के 2 पार्ट होते हैं, ये हम समझ चुके हैं अपनी क्लासेज में कि प्रोटोप्लाज्म के 2 पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के छोड़ के जो भी रिमेनिंग पार्ट है सेल का उसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। और उसी में दोस्तों डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी अपरेटस होता है, न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस तो आपका इसमें प्रेजेंट होगा न्यूक्लियर प्लाज्म में, और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, उनसे क्वेश्चन पूछता है। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है ये आपने बताना है। तो इसमें कार्बन भी मिलेगा आपको, हाइड्रोजन भी मिलेगा, नाइट्रोजन भी मिलेगा एंड ऑक्सीजन भी मिलेगा। तो ये सभी चारों चीज़ें प्रोटोप्लाज्म में मौजूद होती है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज एब्सेंट इन एनिमल सेल बट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। आपने बताना है इनमें से ऐसा ऑर्गेनेल जो कि एब्सेंट होता है, मतलब कि एनिमल सेल में नहीं होगा जबकि प्लांट सेल में मौजूद होता है। सेल वॉल, चलिए बात करते हैं सेल वॉल की। तो देखो दोस्तों, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगा, प्लांट सेल में देखने को मिलेगा, ये एनिमल सेल में नहीं होता है। साइटोप्लाज्म सभी में होता है, वैक्यूलस सभी में होता है दोस्तों। वैक्यूलस अगर बात करें एनिमल सेल की
एनिमल सेल की, तो इसमें छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, और इनका क्या काम होता है दोस्तों, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर निकालने का काम होता है। वे अटैच हो जाते हैं गोल्जी ऑपरेटर से, और गोल्जी ऑपरेटर्स आप सभी जानते हैं किसका काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी सभी में होती है। तो सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ आपकी प्लांट सेल में मौजूद होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अब बात करेंगे यहाँ पे, सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, आपने बताना है कि सेल वॉल किससे बनी होती है, लिपिड से, स्टार्च से, सेल्यूलोज से या प्रोटीन से। मैंने जब आपको सेल वॉल पढ़ाया तब मैंने बताया था आपको कि सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग, किस सेल ऑर्गेनेल को डाइजेस्टिव बैग बोला जाता है, ये आपने बताना है। यहाँ पे लिखा है दोस्तों न्यूक्लियस, तो ये तो नहीं होगा, तो ब्रेन होता है, ठीक है। लाइसोसोम, चलिए बात करते हैं इसकी। क्लोरोप्लास्ट, ये भी नहीं होगा दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा। ये सभी चीज़ें हमने पढ़ रखी है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है दोस्तों। हमने लाइसोसोम में देखा, इसको हम डाइजेस्टिव बैग, सुसाइडल बैग और एटम बॉम्ब ऑफ सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पावरफुल हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम्स होते हैं जिनके पास इतनी पावर होती है दोस्तों कि किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। और जब सेल डैमेज होती है, तो ये क्या करते हैं दोस्तों, ये खुद को भी क्या कर लेते हैं, खुद को भी खा जाते हैं। मतलब ये सुसाइड भी कर लेते हैं और ये और बाकी चीज़ों को भी डाइजेस्ट करते हैं, इसलिए इसको डाइजेस्टिव बैग बोलते हैं लाइसोसोम को। चलिए अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन डीएनए। आपने बताना है इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल डीएनए को कंटेन नहीं करता है। तो मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में बताया। न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, न्यूक्लियोलस होता है जिसमें क्रोमेटिन होता है दोस्तों, जो कि दोस्तों क्रोमोसोम को बनाता है। और क्रोमोसोम क्या करते हैं दोस्तों, कैरी करते हैं जीन्स को, मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं क्रोमोसोम। तो ये सभी चीज़ें किस में होंगी, न्यूक्लियस में होगी। क्लोरोप्लास्ट में दोस्तों राइबोसोम भी होते हैं। कैसे राइबोसोम होंगे, 70S के होंगे, और डीएनए भी होता है। वहीं पे दोस्तों सेम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, 70S का राइबोसोम होता है और डीएनए भी होता है। जबकि लाइसोसोम में कोई भी आपका डीएनए मौजूद नहीं होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। आपने बताना है नीचे दिए जितने भी ऑर्गेनेल हैं इनमें से किसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ये बोला जाता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मैंने आपको बताया था कि सेल में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि कोई भी काम करती है, जैसे कि दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, प्रोटीन निर्माण का काम करती है। ये सभी किस में आता है, ये सभी आता है दोस्तों काम में। तो इन काम को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और यही एनर्जी कौन देता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया देता है। किस फॉर्म में देता है, एटीपी की फॉर्म में देता है, ठीक है। ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया था। तो ये किया था दोस्तों रिचर्ड अल्टमैन ने दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल कंटेन आरएनए। आपने बताना है इनमें से किसमें आरएनए पाया जाता है। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका आरएनए पाया जाता है, प्लास्टिड में आपका डीएनए एंड राइबोसोम पाए जाते हैं, लाइसोसोम में इनमें से कोई भी नहीं पाया जाता है दोस्तों, राइबोसोम में आरएनए एंड प्रोटीन पाया जाता है। क्यों, ये भी हमने बात कर रखी है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि देखो न्यूक्लियस है, ब्रेन है, ये मैसेज सेंड करेगा एमआरएनए, ठीक है। और इसी के थ्रू दोस्तों राइबोसोम क्या बनाएगा, राइबोसोम बनाएगा प्रोटीन। तो राइबोसोम में प्रोटीन और आरएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए एंड राइबोसोम होता है, प्लास्टिड में क्या होता है दोस्तों,
डीएनए एंड राइबोसोम होता है, जबकि डी राइबोसोम में दोस्तों आपको आरएनए देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करेंगे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज सेल विद इन सेल। देखो ये इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीएसएचएल में पूछा गया क्वेश्चन है। सेल विद इन ए सेल किसको बोला जाता है? देखो दोस्तों, हमने दो टाइप की सेल पढ़ी, प्रोकैरियोटिक सेल, क्या फीचर थे इसके? इसमें 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं और डीएनए आपका आप बोले तो डीएनए साइटोप्लाज्म में होता है, ना कि न्यूक्लियस में होता है। वहाँ पे हमने यूकेरियोटिक सेल पढ़ी दोस्तों, यूकेरियोटिक सेल। तो यूकेरियोटिक सेल में दोस्तों डीएनए किस में होता है? न्यूक्लियस में होता है और 80S के राइबोसोम होते हैं। अब अगर बात करें हम माइटोकॉन्ड्रिया की, देखना माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें दोस्तों, इसमें 70S के राइबोसोम होते हैं और डीएनए प्रेजेंट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें दोनों फीचर हैं, इसमें प्रोकैरियोटिक के फीचर हैं और यूकेरियोटिक के फीचर हैं। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों कि भाई एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये सेल के अंदर दोस्तों दूसरी सेल मौजूद है। तो एक सेल के अंदर दूसरी सेल मौजूद है, मतलब सेल विद इन ए सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया का बोला जाता है सेल विद इन ए सेल। तो इसके ऑप्शन नीचे हैं, ये हो जाएगा दोस्तों आपका सेल विद इन सेल माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, आपने बताना है कि एनिमल सेल में तो प्रेजेंट होता है बट प्लांट सेल में मौजूद नहीं होता है। तो देखो न्यूक्लियस दोनों में होगा, प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल और एल्गी सेल में मिलता है आपको देखने को, ठीक है। गोल्जी सभी में होता है। सेंट्रोसोम एक ऐसा है दोस्तों जो सिर्फ आपको एनिमल सेल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। तो मैंने आपको सिंगल भी बताया और डबल भी बताया। तो सिंगल में कौन सा आ जाएगा दोस्तों? सिंगल में आ जाएगा वैक्यूल, गोल्जी अपरेटस एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तीनों दोस्तों सिंगल में आते हैं, तो इसलिए ऑल ऑफ दिस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। और ध्यान रहे दोस्तों, जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। आपने बताना है इनमें से कौन सा डबल सेल या डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है। तो देखो क्लोरोप्लास्ट आपका डबल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका डबल होता है, जबकि ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका सिंगल होता है। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखो ये आपका कोई भी ऑर्गेनेल है तो इसके बाहर एक कवरिंग होती है, ये डबल भी हो सकती है, मतलब कि आउटर और इनर भी हो सकती है और सिंगल में भी हो सकती है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिंगल होता है। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। 18 में आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब जहाँ पे दोस्तों प्रोटीन का निर्माण होता है उस सेल ऑर्गेनेल को आपने बताना है। तो सिंपल है, राइबोसोम हो जाएगा, ठीक है, जो कि किससे अटैच होता है? रफ ईआर से, ठीक है, ध्यान रखना आपने। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सेल इज प्रेजेंट इन प्लांट बाय विच दे आर एबल टू मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। देखो ऐसा सेल ऑर्गेनेल आपने बताना है जो सिर्फ आपको प्लांट में देखने को मिलेगा और जिसके थ्रू ये अपना फूड बनाते हैं। बताओ भाई कौन सा होगा? ये होगा दोस्तों क्लोरोप्लास्ट। और ये किसका पार्ट होता है दोस्तों? प्लास्टिड का पार्ट होता है,
ठीक है। प्लास्टिड का पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट और इसी में दोस्तों आपको क्लोरोफिल देखने को मिलेगा, क्लोरोफिल इसी में देखने को मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से ये बताना है आपने ये सभी ट्रू है या गलत है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए, बिल्कुल करता है दोस्तों। रोड शेप होता है इसका, ये भी हमने डिस्कस किया था, रोड शेप होता है मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स टू कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल इनटू यूजेबल एनर्जी, मतलब जो भी फूड जाएगा उसके पास, और फूड कैसा होगा दोस्तों, ऑर्गेनिक होगा, तो ये उसको पचाएगा, उससे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और किस फॉर्म में बदलेगा दोस्तों उसको, ये बदलेगा यूजेबल एनर्जी, जो भी सेल यूज करती है उस फॉर्म में बदलेगा। ये फॉर्म कौन सी है दोस्तों, एटीपी फॉर्म, एटीपी में बदलेगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में बदल के किसी भी सेल को प्रोवाइड करा देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई थ्रू। देखो ये एक सिंगल सेल है, पहले क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल थी जो कि सिंगल सेल थी। तो सिंगल सेल में जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स में बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे कि पैरामीशियम होता है, अमीबा होता है, ठीक है, ये सभी प्रोटोजोन्स के पार्ट होते हैं। तो इनमें सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि सिर्फ एक ही सेल मौजूद होती है, और ध्यान रखना है सबसे छोटी सेल सिर्फ बैक्टीरिया में देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। तो अगर बात करें दोस्तों सेल कैसे मल्टीप्लाई होती है, कैसे अपना नंबर बढ़ाती है, ये पूछा है सिंपल, सेल कैसे मल्टीप्लाई होती है। तो भाई इनिशियल में तो एक ही सेल बनी होगी, धीरे धीरे सेल बढ़ती जाती है। देखो जो सेल होती है ना, सेल से मिलती है, बनाती है टिश्यू। अब टिश्यू से मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। अब देखो ऐसे नहीं मिल जाएंगे कि कोई भी सेल किसी से भी अटैच होकर टिश्यू बना देगी। टिश्यू सेम स्पेसिफिक फंक्शन वाली सेल बनाती है, मतलब जिनका सिमिलर फंक्शन होता है, सिमिलर फंक्शन होता है, वे वाली सेल मिलेंगी और टिश्यू बनाएंगी, ठीक है। फिर सेम स्पेसिफिक फंक्शन वाले टिश्यू मिलेंगे, ऑर्गन बनाएंगे, जैसे कि दोस्तों दिल, हार्ट का काम अलग होता है, तो सेम जो हार्ट का काम होता है ऐसे ही दोस्तों टिश्यू, सिमिलर टिश्यू मिलके उस हार्ट का निर्माण करते हैं, और सेम स्पेसिफिक फंक्शन वाली सेल मिलके टिश्यू का निर्माण करती है। तो ये किसके थ्रू होता है दोस्तों, ये होता है आपका सेल डिवीजन के थ्रू। सेल डिवीजन मतलब जो सेल मल्टीप्लाई करती है, एक होती है आपकी पेरेंट सेल बनाती है दोस्तों डॉटर सेल को, ठीक है। ये तो आपका सेल डिवीजन के थ्रू नहीं होगा, बट जो ये होगा दोस्तों आपका कि एक सेल डिवाइड होके कई सेल में बढ़ जाती है, तो ये होता है दोस्तों सेल डिवीजन के थ्रू, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस किसको बोलते हैं दोस्तों लाइफ का, ये बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्म को। मैंने आपको बताया था प्रोटोप्लाज्म को क्या बोला जाता है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोला जाता है, ठीक है, जीवन का भौतिक आधार। इसके बिना जीवन नहीं है, सेल का कोई भी वजूद नहीं है दोस्तों प्रोटोप्लाज्म की वजह से। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड। तो देखो अगर सिमिलर सेल है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है, तो उसका ग्रुप क्या कहलाएगा, उसका ग्रुप कहलाएगा टिश्यू, ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग फ्री सेल। देखो जब मैंने सेल पढ़ाया आपको, मैंने बताया दोस्तों सेल दो टाइप की होती है, डेड सेल एंड लिविंग सेल। तो डेड सेल को रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, ठीक है, सॉरी। और लिविंग सेल को दोस्तों किसने किया था, ये किया था दोस्तों आपका एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। ल्यूवेनहॉक ने दोस्तों लिविंग सेल को डिस्कवर किया किसमें, पॉन्ड वाटर में, ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सेल्यूलोज वॉल इज फाउंड इन हुज सेल। देखो जो सेल वॉल होती है
ये काइटिन की बनी हो सकती है, ये आपकी ग्लूकोज की बनी हो सकती है। तो ग्लूकोज की किस में होती है दोस्तों? एनिमल में होती है, बैक्टीरिया में होती है, प्लांट में होती है, फंगी में होती है। तो आपने बताना है प्लांट में ग्लूकोज की बनी होती है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की। विच पेयर ऑफ स्ट्रक्चर आर कॉमनली फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, मतलब इनमें से कौन से दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट में और एनिमल सेल में। तो सेल वॉल देखो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में देखने को मिलेगी, एनिमल सेल में नहीं होती है। न्यूक्लियस दोनों में होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सेल वॉल भी दिया है। न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट, देखो क्लोरोप्लास्ट फिर से दोस्तों किसका पार्ट है? प्लांट सेल का पार्ट है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड साइटोप्लाज्म, ये दोनों में होता है, बट ये किस में होता है दोस्तों? ये होता है सिर्फ प्लांट में। सेल वॉल एंड सेल, ये क्या दिया है? ओ सॉरी, हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म, मैं इसको क्लोरोप्लास्ट समझ रहा था, ये है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म तो दोनों में होता है, क्योंकि सेल का एक न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा और उसके बाद साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म सभी में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी में होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की। विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल आर कंसिडर्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल विद इन यूकैरियोटिक सेल, मतलब वही सिंपल है, सेल विद इन सेल का एग्जांपल आपने बताना है, तो ये फिर से हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की। तो ये आपका वेयर इज डीएनए फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, आपने बताना है न्यूक्लियस में तो होता ही है, बट न्यूक्लियस के बाहर ऐसा ऑर्गेनेल बताना है जिसमें डीएनए मौजूद होता है। क्या राइबोसोम में होता है? नहीं होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है? नहीं होता है दोस्तों। ना ही गोल्जी बॉडी में होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, क्वेश्चन नंबर 30। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ, देखो अगर बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, मैंने इन दोनों में डिफरेंस बताया आपको कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं, किसमें क्या पाया जाता है, किसमें क्या नहीं पाया जाता है। तो अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल, तो ये वेल डिफाइंड मैच्योर सेल होती है। इसका जो न्यूक्लियस होता है दोस्तों, ये ट्रू न्यूक्लियस होता है, और इसमें जो भी सभी चीज़ें हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी चीज़ें मौजूद होती हैं साइटोप्लाज्म के, आपके साइटोप्लाज्म में ये सभी चीज़ें मौजूद होती हैं। बट यहाँ पे पूछा है दोस्तों यूकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है दोस्तों फॉस्फोलिपिड प्रोटीन की, फॉस्फोलिपिड प्रोटीन की। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आप इनको जब अपने एसएससी जेईई से मैच करेंगे तो वहाँ पे दोस्तों मैक्सिमम मतलब सभी क्वेश्चंस इसी से बन जाएंगे, सभी क्वेश्चंस आपके इसी से बन जाएंगे। और इन फ्यूचर जब आपका एग्ज़ाम होगा मार्च में, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, उसके लिए हमने क्लास की हुई है। सभी क्लास में हम 50% एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे एक भी क्वेश्चंस आपका बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों आपने इनरोल कर लेना है। इनरोल फीस दोस्तों ज़्यादा नहीं है और इसमें आपको हर एक चीज़ मिलेगी। अगर आप बोलते हैं कि टेक्निकल में कोई इशू है तो दोस्तों टेक्निकल भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, टेक्निकल भी आपको मिल जाएगा। पीयूष सर आपको टेक्निकल फ्री पढ़ा रहे हैं, इसकी इतनी बड़ी हेडेक नहीं है। बस आपने जीके और जीएस का पार्ट अच्छे से कवर करना है। अगर आप नॉन टेक में आउट ऑफ 100 70+ ले आते हैं ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। आपका 100% सिलेक्शन है, ये गारंटी है, अगर आप 70+ नॉन टेक में ले आते हैं। उसके लिए थोड़ी सी आपने मेहनत करनी है, इतनी मेहनत नहीं करनी कि आप टेक्निकल को स्किप कर दें। टेक्निकल में पूरा फोकस करना है, बस नॉन टेक में जो हम पढ़ा रहे हैं उसी को पढ़ना है, उससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। यकीन मानिए दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और दोस्तों वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, प्लीज़ लाइक कर देना, बहुत एफर्ट लगता है इन चीज़ों में, इन चीज़ों को करने में। अगर आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक एक क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करने में या लिखने में कितना टाइम जाता है, ठीक है, प्लस क्रॉस चेक करने में कितना टाइम जाता है। ऐसे नहीं है कि मुंह उठा के यहाँ पे आए और पढ़ा दिया, हर एक क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना होता है, ठीक है।
ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।